Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 11th Commerce Economics we are going to discuss chapter number 4 Supply. We have already covered 3 chapters in accountancy, that is chapter number 1 accounting and its terminology, chapter number 2 dual effect of transaction and types of account, and chapter number 3 the latest one, that is introduction to goods and services tax. In economics we have also covered 3 chapters. First one, that is economics and introduction, where we have discussed the importance of economics. Chapter number 2 fundamental concepts and terminologies related to economy, and chapter number 3 the most important chapter of 11th commerce, that is demand. Now one of the most important chapter, that is supply, we are going to cover today. So I request everyone to please watch the video till the end. आप अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखोगे और नोट्स बना दोगे तो आपको एग्जाम टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, दैट इज माई श्योरिटी। और ये चैनल आपका ही है, हो सके उतना इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, उनको भी अच्छे वीडियोस की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर इट टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 11th and 12th कॉमर्स and who want to learn accountancy and economics in such a manner. So let's start with the chapter number 4 supply. Okay, हमने प्रीवियस ये देखा था कि हमने डिमांड वाला पूरा चैप्टर पढ़ लिया कि जैसे कि कोई एक चीज़ की डिमांड होती है तो इसके हिसाब से प्रोड्यूसर चीज़ें बनाता है, फिर मार्केट में रखता है, फिर उसके हिसाब से उसके पैसे लेते हैं। वो सब चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख ली है चैप्टर नंबर 3 में। पर ये बात आई है सप्लाई की। अब यहाँ पे जो सप्लाई की बात आएगी ना, तो सप्लाई मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स या तो सर्विसेज आपको क्या करनी है, सेंड करनी है, उसे कहा जाएगा सप्लाईज। ओके, हम क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना गुड्स या तो फिर सर्विसेज देंगे, उसे क्या कहा जाएगा, दैट कंसेप्ट विल बी नोन एज सप्लाई। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि अगर डिमांड मार्केट में है पर सप्लाई ही नहीं है, मतलब कि गुड्स चाहिए लोगों को, जैसे कि अगर ऐसा हो कि एकदम ही ऑनलाइन सेशन आने की वजह से लोगों में फोन्स की डिमांड बढ़ जाए पर सामने उतने फोन्स बने ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सप्लाई का भी तो इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिमांड we need to understand the real concept of supply। हमको अगर डिमांड अच्छे से समझना है तो फिर हमको सप्लाई भी समझना पड़ेगा। दैट मीन्स these two chapters are correlated। अगर आपको डिमांड पता है और सप्लाई भी पता है, then you can compensate these two things together और उसके हिसाब से आप नया बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। और उसके पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डिमांड का कंसेप्ट पता होना चाहिए और सप्लाई का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। There is a different demand at every price and there also a corresponding supply at every price। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, अगर आज नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो टीवी पे आके एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बोल दे कि आज रात ठीक 12 बजे से पहले अगर आपको पेट्रोल डलवाना हो तो डलवा लो, उसके बाद पेट्रोल की प्राइस जो अभी 77 रुपीज चल रही है वो कल से हो जाएगी 125 रुपीज। सो देर इज हाइक इन प्राइस ऑलमोस्ट बाय 48 रुपीज। 48 रुपीज कल से बढ़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी घर की बाइक, कार्स, स्कूटी, मॉपेड्स, जो भी चीजें हमारे पास है व्हीकल्स, वो सारे हम सीधे ले जाएंगे कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे गए, डिमांड बढ़ी, चीज की क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई। अब पेट्रोल की जैसे ही डिमांड बढ़ी तो लोगों ने पेट्रोल डलवाना चालू किया, तो उनके पास तो लिमिटेड ही पेट्रोल होगा जो डेली रूटीन में उनकी डिमांड होती होगी उसके हिसाब से। एक टाइम ऐसा आया कि रात के 10 बजने के आसपास हमें ऐसा पता चला कि पूरा पेट्रोल जो आज हमें निकालना था वो सारा खत्म हो गया है। तो अब सप्लाई खत्म हो गया।
अगर सप्लाई खत्म है देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस केस। तो सप्लाई का बहुत इंपॉर्टेंस है व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग डिमांड। सो दिस टू थिंग्स आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। ये दोनों अलग अलग है पर दोनों का इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। So before going to that, let's understand the three different meanings. First one, that is production, second supply and third is stock. Now what is production? अब प्रोडक्शन को जनरल टर्म्स में आप समझ लो कि प्रोडक्शन मतलब क्या है। प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फिक्स्ड टाइम पीरियड। इससे भी अच्छा, अगर कोई एक रॉ मटेरियल है उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन। When you are converting your raw material into finished goods, then it will be known as your production. जैसे कि अगर मुझे एक पेन बनानी है तो पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल में कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक तो उसकी इंक चाहिए, फिर वो बनाने का प्लास्टिक चाहिए, फिर उसके ऊपर कैप डालने के लिए भी प्लास्टिक्स चाहिए, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल हो गए। रॉ मटेरियल पे मैं कुछ काम करूंगा और उसके बाद मुझे फिनिश गुड्स में क्या मिलेगा, पेन। तो वो जो पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रोडक्शन। दैट विल बी नोन एज प्रोडक्शन। ओके, तो आप प्रोडक्शन का मतलब आपको समझ पड़ गया होगा। ये आपको बहुत इजी कंसेप्ट है, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे सप्लाई का। अब सप्लाई मतलब क्या, इट इज दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच द प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम पॉइंट। जैसे कि सेम एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने एक पेन बनाया था, तो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, तो मुझे क्या करना है, मुझे अब ये चीज मार्केट में सेल करनी है। तो अगर जो पेन मुझे अभी 2 रुपीज में मिल रही है या तो फिर मार्केट में 2 रुपीज में मिल रही है, तो मैं तो अगर मार्केट में बेचूंगा तो कितने रुपए में बेचूंगा, 2 रुपए में ही बेचने वाला हूं। पर किसी ने ऐसा कहा कि नहीं, हम 2 रुपए नहीं देंगे, हम आपको 1 रुपया ही देंगे, तो मैं क्या बेचूंगा। दैट मीन्स आई शुड बी एबल टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन अ गिवन प्राइस। मतलब उस टाइम पे अगर उसने डिमांड किया कि 1 रुपी, इफ आई से यस देन दैट विल बी नोन एज सप्लाई। अगर मैं ना बोल रहा हूं और कोई चीजें भेज नहीं रहा हूं तो उसे क्या, सप्लाई नहीं कहा जाएगा। मेरी विलिंगनेस ही नहीं है उस चीज को सेल करने के लिए, तो उसे सप्लाई थोड़ी ना कंसिडर किया जाएगा। समझ पड़ रहा है? ओके, चल अब आगे देखिए। जैसे ही अगर आपने ये चीज किसी को बेच दी और उसके पास पहुंच गई है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देन दैट विल बी नोन एज सप्लाई। पर इसके लिए क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, दो चीजें, एक आपकी एबिलिटी टू सप्लाई होनी चाहिए और सेकंड आपका क्या होना चाहिए, विलिंगनेस। एबिलिटी मतलब अगर किसी ने बोला कि इतनी प्राइस में बेचना है, इतने टाइम के अंदर हमको प्रोडक्शन चाहिए, ये सारी कंडीशन पे अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो और उस हिसाब से अगर आप सप्लाई कर रहे हो, देन इट विल बी कंसिडर एज अ सप्लाई। सेम वे विलिंगनेस मतलब वो प्राइस पे आपका विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ इस प्राइस पे मैं गुड्स सेल आउट करूंगा, then it will be considered as a supply. Now see the third concept, that is stock. अब stock मतलब क्या, जैसे कि the stock is the total available amount of goods with a producer which can be offered for sale in the market as per the ability and willingness of the seller. For example, जैसे कि आपने प्रोडक्शन की, हमने पेन का प्रोडक्शन किया था। मैं तीनों में एक ही कंसेप्ट आपको मतलब एक ही एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इससे आपको तीनों चीज को लिंक करने में आसानी होगी। तो हम पहले समझते हैं कि प्रोडक्शन मतलब क्या, सप्लाई हमने समझा, तो दोनों में हमने एक ही एग्जांपल लिया था पेन का, इसी में भी वही एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमने 5000 पेन्स बना के रखी है, अभी ये जो मैंने बना के रखी है और मेरे पास जब ये चीज पड़ी हुई है, पर ये मार्केट में ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस इट इज रेडी टू बी सेल्ड, रेडी टू बी सोल्ड। ओके, क्या, जैसे कि अगर मैंने 5000 पेन्स बनाई, उसकी 1 पेन की वैल्यू रखी मैंने 2 रुपीज, तो ये टोटल जो भी कंसाइनमेंट हुआ वो कितने रुपए का होगा, उसके हिसाब से मैंने रेडी रखा हुआ है। और ये
टू बी सोल्ड इन द मार्केट रखा हुआ है, देन इट विल बी कंसिडर एज योर स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एक एग्जाम्पल रहते हैं, एक देयर इज अ वन ट्रेडर हु इज अ ऑयल मर्चेंट, और उसने क्या किया, 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल ही हैज प्रिपेयर्ड. नाउ if the trader is not able or not willing to sell that particular price in the product on a particular time, then it will be considered as a supply is zero. जैसे कि अगर आपकी ऑयल फैक्ट्री है, आपने 500 पैकेट्स बना के रख दिए, पर किसी ने आपको जो प्राइस बोला उसमें आप एग्री नहीं हो, आपकी विलिंगनेस उस प्राइस पे सेल करने की नहीं है, तो इसे जीरो सप्लाई कहा जाएगा. क्लियर? पर स्टॉक में आपके पास कितना गुड्स होगा? स्टॉक में आपके पास 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल होगा. ओके, पर अगर आपकी जो प्राइस आपने डिसाइड की है 250 रुपीज या तो 300 रुपीज, तो ये 300 रुपीज में अगर कोई लेने आया आपसे और अगर आप ये चीज देते हो, देन दैट विल बी नोन एज योर सप्लाई. ओके, इसे क्या कहा जाएगा? सप्लाई. अगर गुड्स वहां पे पड़ा रहा टू बी सोल्ड होने के लिए, सेल होने के लिए, तो उसे क्या कंसीडर किया जाएगा? उसे कंसीडर किया जाएगा स्टॉक. ओके, सो दीज थ्री concepts we need to understand before going to any other point. So what we need to understand? We need to understand these two things. One, that is ability to sell, and second, that is willingness to sell. जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड जब चल रही थी तब मैंने आपको ये दो चीज समझाई थी कि एबिलिटी टू सेल क्या होता है. तो ये समझ लो, ability to sell depends upon the availability of the stock. For example, अगर मेरे पास 100 पैकेट्स पड़े हुए हैं और कोई अगर डिमांड करता है 500 पैकेट्स की, तो मैं क्या कर दूंगा? 500 पैकेट सोल्ड कर दूंगा और बाकी का जो 500 पड़ा रहेगा वो क्या कंसीडर किया जाएगा? दैट विल बी कंसीडर एज माय स्टॉक. सो दिस इज द एबिलिटी टू सेल. क्लियर? जैसे कि मेरे पास 5000 पेन्स थी, किसी का ऑर्डर आया 2000 पेन के लिए, तो मैंने उसको 2000 पेन्स दे दी. ओके, 2000 पेन्स दे दी, तो अब मेरे पास कितनी बची? मेरे पास बची 3000 पेन्स. सो दैट 3000 विल बी कंसीडर एज माय स्टॉक एंड 2000 पेन्स विल बी कंसीडर एज अ सप्लाई. ओके, तो ये फर्स्ट कंसेप्ट आपको पता चला, व्हाट इज कंसीडर एज अ एबिलिटी टू सेल. Now next one, that is willingness to sell. अब अगर कोई मेरे पास कोई गुड्स लेने आ रहा है, पर अगर मेरी कोई विलिंगनेस ही नहीं है उनको सेल करने की, क्यों? क्योंकि वो मुझे रिक्वायर्ड प्राइसेस नहीं दे रहा, या तो फिर मुझे जो टाइम पे बेचना है उस टाइम पे बेचने नहीं दे रहा, तो उसे क्या कहा जाएगा? यू आर नॉट विलिंग टू सेल. तो ये दोनों कंसेप्ट और ये दोनों चीजें अच्छे से आपको पता होनी चाहिए. दिस विल बी कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? अब ये दोनों चीज पर डिफरेंस समझ लो. आई थिंक आपको पता चल ही गया होगा, पर ये नोट डाउन करके रखना, ये आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई? द स्टॉक इज द सम ऑफ द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स. यहाँ पे मैंने गुड लिखा है, गुड्स आएगा GOODS. ओके, नाउ स्टॉक इज द सम ऑफ, इसे यहाँ पे हम चेंज ही कर देते हैं,